हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हम लास्ट लेक्चर में बॉन्ड एंगल को पढ़ रहे थे अच्छे से, आई होप सो कि आपको बॉन्ड एंगल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर बॉन्ड एंगल के अलावा कुछ और पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। बॉन्ड एंगल के थर्ड पॉइंट को देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम या फिर साइज ऑफ सेंट्रल एटम, दोनों कह लो, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम नहीं बच्चों, टर्मिनल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम या फिर हम बोल सकते हैं इसको साइज ऑफ टर्मिनल एटम, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कह लो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा कि पहला जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, क्या बताया था, वीएसीपीआर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर को हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। वीएसीपीआर के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको कल का एक बार मैं रिपीट करता हूं। वीएसीपीआर के लिए हम क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर। मतलब लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, ऐसा मैंने आपको बताया था कल, ठीक है। ऐसा मैंने आपको कल बताया था। और उसके बाद ये तो एक सिंपल तरीका था, ठीक है। वीएसीपीआर का मैंने ये वाला आपको बताया था कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसमें क्या था, बॉन्ड एंगल is directly proportional to the electronegativity of central atom। ये तो हमारा कंसेप्ट था, ये तो हमारा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। ये मेरा पहला पॉइंट था, ये मेरा दूसरा पॉइंट था कल, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम को हम कैसे समझेंगे बच्चों, हम लेते हैं एक एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं बच्चों में। एग्जांपल, तो यहां पर एग्जांपल मैं लेता हूं मैंने एक एग्जांपल लिया। क्या लूं एग्जांपल बच्चों, यहां पर मैं लेता हूं OF2Cl2, ठीक है, ये मैंने लिया। अब सबसे पहले मैं आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। Cl2 में ऑक्सीजन इस तरफ है, OF2 में ऑक्सीजन इस तरफ है, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है कि OF2 में ऑक्सीजन इस तरफ है, Cl2 में ऑक्सीजन इस तरफ है? ऐसा क्यों हुआ है बच्चों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये ऐसा क्यों हुआ है? देखो क्या होता है, हमेशा एक बात मान के चलो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको हम हमेशा एंड में लिखते हैं। देखो यहां पर O और F में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बच्चों, F की, तो इसको मैंने एंड में लिखा है। Cl और O में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी मैक्सिमम है, ऑक्सीजन की, तो इसीलिए मैंने ऑक्सीजन को पीछे लिखा है, ठीक है। ये तो था सिंपल कंसेप्ट। नाउ अब हम चलते बच्चों यहां पर कि इसका हम कैसे निकालेंगे। देखो व्हेन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ OF2 एंड स्ट्रक्चर ऑफ OCl, अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो यहां पर भी आपके दो लोन पेयर आएंगे। मैं कैसे भी बना रहा हूं अभी, ये आपके टेट्राहेड्रल में अरेंज होंगे, लेकिन मैंने ऐसे बना दिया, दो लोन पेयर इस तरीके से आएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं VACPR लगाऊंगा तो नंबर ऑफ लोन पेयर मुझे काउंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर मैं VACPR लगाऊंगा तो मुझे नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करूंगा तो नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है बच्चों, यहां पर दो ही है, मतलब इक्वल है ना नंबर ऑफ लोन पेयर, इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है। बात क्लियर है। सेंट्रल एटम ऑल्सो सेम, तो हम इन दोनों को तो नहीं लगा सकते। यहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां आ रहा है बच्चों, देखो यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपके कहां आ रहा है, टर्मिनल एटम पे। देखो ये वाले एटम पे, टर्मिनल एटम पे डिफरेंस आ रहा है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां आ रहा है, टर्मिनल एटम पे। देखो इस तरफ क्लोरीन है और इस तरफ क्या है बच्चों, फ्लोरीन है। अब देखो, अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। उल्टा है, थोड़ा सा कंसेप्ट उल्टा है। अब ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ज्यादा है तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा बुलाएगा, ये भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बुलाएगा, लेकिन ये उतना नहीं बुलाएगा। अब देखो यहां पर जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसने फ्लोरीन की ओर ढकेल दिया, फ्लोरीन के पास पहुंचा दिया, तो ऑक्सीजन के आसपास, ऑक्सीजन के सराउंडिंग आपका बॉन्ड, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऑक्सीजन के सराउंडिंग जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन के सराउंडिंग जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका कम हो गया, यहां पर भी आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो गया इसी तरीके से। लेकिन यहां पर लोन पे रिपल्शन, यहां पर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो कहां चले गए, इस तरफ चले गए। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमेशा आपके किस तरफ चले गए, इस तरफ चले गए, ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके इस तरफ चले गए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहां पर रिपल्शन क्या होगा, लोन पे रिपल्शन तो अच्छा एक्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सोचो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन अच्छा एक्ट नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नीचे चले गए, यहां पर रिपल्सिव फोर्स कम लग रहा है, यहां पर आपका रिपल्सिव फोर्स क्या लग रहा है बच्चों, कम लग रहा है। यहां पर आपका देखो, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ है, ठीक है। अब यहां पर रिपल्सिव फोर्स आपका ज्यादा लग रहा है, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स आपका ज्यादा लग रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं यहां से कि यहां पर लोन पे रिपल्शन तो लग रहा है, यहां पर भी लग रहा है, सिमिलर बात है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ आ गई है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे थोड़ी यहां पर तो कंप्लीटली इसके पास चली जाएगी क्योंकि ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कहां रहेगी, ऑक्सीजन के पास चली जाएगी। किसके पास चली जाएगी, ऑक्सीजन के पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो आपका क्या होगा, यहां पर रिपल्शन एक्ट करेगा, और यहां पर जब आपका रिपल्शन एक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा बच्चों, खुल जाएगा, ये बॉन्ड आपका खुल जाएगा, क्योंकि देखो लोन पेयर तो दोनों में क्या है बच्चों, सिमिलर है, लोन पेयर रिपल्शन इन बोथ स्ट्रक्चर विल बी सिमिलर, बट ये दोनों आपके बॉन्ड एंगल आपके खुल जाएंगे। तो यहां पर जो अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूंगा तो यहां पर OF2 का जो एंगल होगा वो लेसर देन होगा एज कंपेयर टू Cl2O, ठीक है। तो Cl2O का बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, काफी इजी है। एक और एग्जांपल हम इस पर देखते हैं बच्चों ताकि आपको और समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल हम इस पर देखते हैं, एक और एग्जांपल मैं इस पर बताता हूं बच्चों आपको। COF COCl COBr COI। अब देखो सिंपली आप लोग क्या बोलोगे, देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये तो बॉन्ड एंगल के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, बॉन्ड एंगल के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, इसमें सबसे ज्यादा मतलब क्लोज आपका चला जाएगा। तो यहां पर जो ये वाला डेंसिटी तो आपका क्या है बच्चों, सिमिलर है, ये वाला सब जगह क्या है बच्चों, सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाला सब जगह आपका क्या है बच्चों, सिमिलर है, ठीक है। जब ये वाला, अब देखो ये इस पर मतलब कि क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन यहां पर दूर होने की वजह से क्या ये इस पर उल्टा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा। मतलब समझना बात को, यहां पर रिपल्सिव फोर्स दूर है ना एटम, तो ये आपका रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाएगा, दूर है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये आपका रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन यहां पर आपका रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, तो ये रिपल्सिव फोर्स इसके बॉन्ड एंगल को क्या कर देगा, कम कर देगा। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा इस तरफ रहेगी, तो ये भी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा, ये भी एक्ट करेगा, तो ये वाली रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये वाले जो रिपल्सिव फोर्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, कम हो जाएंगे। इसका मतलब बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, यहां पर थीटा, इसके बीच की बात कर रहा हूं बच्चों में, थीटा, तो बॉन्ड एंगल कहां का आपका खुल जाएगा, इसका ज्यादा होगा, तो इस तरीके से इसका बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा होगा। हेंस तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि बॉन्ड एंगल
बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा। इन चारों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, इसकी ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट को समझ सकते हैं, काफी इजीली, काफी सिंपल है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन का भी क्या इफेक्ट होता है देख लेते हैं बच्चों अब हम ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी हम किस तरीके से इसमें कर सकते हैं डील, उसको भी अब हम समझ लेते हैं ध्यान से। काफी इजी है बच्चों, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग अगर मन से करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा। देख लेते बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं यहां पर बात करता हूं हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में बच्चों आपका होता क्या है, होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन, इसको समझते बच्चों अब हम ध्यान से। कि हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया था यहां पर कि चार टाइप के हाइब्रिड स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए थे। मतलब यहां पर मैंने हाइब्रिडाइजेशन में बताया था, एक आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, एक आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक आपका यहां पर sp2 लिखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन सभी हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि ये आपका 180 डिग्री पे होता है, ये आपका कितने पे होता है, ये आपका 120 डिग्री, और ये आपका कितने पे होगा, ये आपका होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेंगे। अगर मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया तो मैं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी बना सकता हूं, काफी इजी कंसेप्ट है। अगर मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया तो मैं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी बना सकता हूं। तो देखते हो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में कि किस तरीके से करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। CO2 ले लिया, ठीक है, एक मैंने CO3 2 माइनस ले लिया, ठीक है, CO2 ले लिया, एक मैंने CO3 2 माइनस ले लिया। अब मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहूं तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है निकालो, इसका कितना होगा 4 इंटू इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 प्लस 4 16 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 2 का मतलब कौन सा, sp हाइब्रिडाइजेशन, जीरो रिमाइंडर। अब यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8। बात क्लियर है, बात क्लियर है, काफी इजी कंसेप्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर कितना होगा, 4 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 8। अब देखो 4 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 18 प्लस 2 20 24 बाई 8, 24 बाई 8 मतलब क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, जीरो रिमाइंडर बचेगा sp2। और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, कैसे, देखो स्ट्रक्चर भी मैं आपका बना देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम एक दो कंबाइन क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, इसको 120 पे रखना है मुझे, ठीक है, ये मैंने 120 पे रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर किसके बारे में, यहां पर हम आपके यहां पर हाइब्रिडाइजेशन से भी बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। काफी इजी है हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट करना बच्चों, अगर आप कोशिश करोगे तो आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करो, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो और बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करो। अब हम बच्चों कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। हाइब्रिडाइजेशन से भी रिलेटेड आपको मैंने बता दिया है। अब धीरे धीरे हम एक कंबाइन क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कंबाइन क्वेश्चन लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कंबाइन क्वेश्चन में हम किस तरीके से डील करेंगे, डील करना सीखेंगे। बस हमको ऐसे नहीं कि हमको वो क्वेश्चन याद करने, हमको डील करना सीखना है कि किस तरीके से हम यहां पर डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मैंने दिया बच्चों यहां पर आप लोगों को NH3 और NH4 प्लस,
इन दोनों में आपको बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना है। इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा होगा। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इजीली कर लोगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका मैं हाइब्रिडाइजेशन ही कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, वो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो टोटल यहां पर नाइट्रोजन में कितना होता है 5 प्लस हाइड्रोजन 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 2। हाइड्रोजन के केस में हम किससे डिवाइड करते हैं बच्चों 2 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहां पर 4, रिमाइंडर 0। इसका मतलब इसमें sp3 है, इसका भी निकालो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है डिवाइड बाई 2 से कर लेंगे। 5 प्लस 4, ठीक है 5 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चला गया बच्चों, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन आपका चला गया, तो प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन -1 डिवाइड बाई 2। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहां पर भी 4 और 0। तो इसका मतलब इस पर भी क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3। यहां पर भी आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों sp3। तो दोनों जगह आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों जगह आपका क्या है बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब दोनों जगह जब आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझना बात को ध्यान से समझना। हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर है, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो 5 प्लस रुक जाओ 5 प्लस 2 4 इंटू 0, ठीक है 4 इंटू 0, लेकिन यहां पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहां पर NH3 में यहां पर sp3 हो गया। 2 मिनट 5 प्लस 3 इंटू 1 8, और यहां पर आपका एक लोन पेयर भी होगा 8, यहां पर आपका एक लोन पेयर भी होगा। तो यहां पर जो 4 आएगा भाई बच्चों वो कंबाइन के साथ आएगा, और यहां पर 3 बॉन्ड पेयर होंगे। कितने बॉन्ड पेयर होंगे 3 बॉन्ड पेयर होंगे, और एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होता है, ठीक है। यहां पर तो आपका सिंपल sp3 आ जाएगा। अब देखो NH3 का स्ट्रक्चर मैं जब ड्रॉ करूंगा वो कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा NH3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। NH3 का स्ट्रक्चर जब मैंने बनाया तो यहां पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 8, यहां पर ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया 5 प्लस 8 8 डिवाइडेड बाई 2 4 मतलब ठीक है 4 आ गया स्टेरिक नंबर। चलो ठीक है, स्टेरिक नंबर 4 आ गया तो sp3 है, मतलब 3 लोन पेयर और एक लोन पेयर और 3 बोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा और 3 बोन पेयर होंगे, ठीक है। तो मैंने बना दिया। अब बात को ध्यान से समझना, यहां पर बात को ध्यान से समझना कि यहां पर NH3 के पास एक लोन पेयर है, लेकिन यहां पर चारों के चारों बोन पेयर है। अब यहां पर आप कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हो, यहां पर आप ऐसा लगा सकते हो नंबर ऑफ लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपका एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपका एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो इन दोनों में से किसका होगा, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं बच्चों। अभी हम एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ताकि आपको और भी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब हम SO यहां पर समझते हैं SO2 और SO3, ठीक है। सेकंड एग्जांपल एक और लेते हैं SO2 और SO3, ठीक है। SO2 और SO3। अब इसमें देखते हैं बच्चों SO2 और SO3 में हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, S में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और ऑक्सीजन में भी कितने होते हैं 6 होते हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों आपके 18 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है 18 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। तो 18 डिवाइडेड बाई 8 का मतलब क्या हो गया, 2 से डिवाइड होगा मतलब, और 2 रिमाइंडर बचेगा 2/2, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया 2 इंटू 1 2 और 1, तो ये एक लोन पेयर हो जाएगा और यहां पर 2 बोन पेयर हो जाएगा। बेटा हाइड्रोजन के केस में रिमाइंडर में दिक्कत आती है, हाइड्रोजन के केस में आपके रिमाइंडर्स में दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो। हाइड्रोजन के केस में रिमाइंडर में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, बस हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। तो यहां पर मैंने निकाल लिया इस तरीके से, ठीक है बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसको निकाल लिया। ना आओ अब मैं बताता हूं बच्चों, इसके लिए आप निकालो, ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां पर कितना हो जाएगा 18 प्लस 6 मतलब 24 डिवाइडेड बाई 8, 24 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 3 और 0,
तो यहां पर स्टेरिक नंबर कितना हो गया इसका 3, इसका भी स्टेरिक नंबर आपका कितना आ गया 3 का मतलब sp2 और इस 3 का भी मतलब क्या हो जाएगा sp2, ठीक है sp2, 3 का भी मतलब क्या हो जाएगा sp2, ठीक है। इस तरीके से मेरा हाइब्रिडाइजेशन तो आ गया है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर है, हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर है, ठीक है। अब देख सकते हो कि टर्मिनल एटम भी क्या है सिमिलर है, टर्मिनल एटम भी सिमिलर है, सेंट्रल एटम इज ऑल्सो सिमिलर। नाउ अब हम देखेंगे कि यहां पर आप लोगों को चमक रहा है कि ये एक लोन पेयर है और यहां पर 0 लोन पेयर है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों घटेगा, तो यहां पर इसका ज्यादा होगा। और अगर मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना चाहूं तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चों, अब तो आप लोगों को बनाना आ ही गया होगा स्ट्रक्चर अच्छे से। इसका तो 120 डिग्री होगा, लेकिन इसका क्या होगा लेस देन 120 डिग्री, ठीक है, लेस देन 120 डिग्री एंगल, इसका 120 डिग्री से छोटा होगा, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा SO3 का। तो यहां पर इस तरीके से आपको बॉन्ड एंगल निकालना आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते बच्चों, अब हम यहां पर मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको और भी कंसेप्ट अच्छे होते जाए, और भी कंसेप्ट आपके अच्छे होते जाए धीरे धीरे। तो मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं बच्चों, यहां पर एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पर NH2 माइनस NH3 इन दोनों में आपको निकालना है, ठीक है। अब ध्यान देना, हाइड्रोजन के केस में आपका लोन पेयर अलग से निकालना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन के केस में लोन पेयर का नहीं आता है, हाइड्रोजन के केस में डिवाइड बाय 2 करेंगे तो लोन पेयर नहीं आएगा। अब देखो इसका निकालते बच्चों में स्ट्रक्चर इसका निकालता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकालते हैं इस बार, ताकि आपको दोनों फॉर्मूले याद हो, V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। तो हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों इसके 5, मोनो एटॉमिक 2 है, कैटायन 0 है, एनायन 1 है, तो टोटल कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 5, ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब स्टेरिक नंबर 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसके केस में निकालना चाहे तो हाफ VMC प्लस A, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 मोनो एटॉमिक, कैटायन 0, एनायन 0, तो यहां पर भी क्या आ गया 8/2 मतलब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर, हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर मतलब दोनों टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री को अटेन करेगा। लेकिन ध्यान से समझेंगे, यहां पर जो आपका बॉन्ड बना रहा है, यहां पर टोटल 2 बॉन्ड पेयर है, और तो यहां पर 2 बॉन्ड पेयर मैं बना देता हूं। देखो ये 2 बॉन्ड पेयर मैंने बना दिए, यहां पर भी आपके कितने, यहां पर तो आपके 3 बॉन्ड पेयर है, यहां पर आपके 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर होगा, ठीक है, एक लोन पेयर होगा। अब देखो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5, नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 काम में आ गए, 2 में और 2 आपके लोन पेयर बचा, एक के साथ यहां पर क्या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पर आपका क्या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से एक और लोन पेयर आपका बन जाएगा। तो टोटल यहां पर 2 लोन पेयर और यहां पर कितने लोन पेयर है, यहां पर आपका एक लोन पेयर है, और मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज करेगा तो आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, तो दोनों में से किसका ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल, इसका, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन पूछते बच्चों, काफी इजी। एक और क्वेश्चन देखते बच्चों हम इस पे रिलेटेड, ताकि आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन, फिर मैं एक अच्छे कंसेप्ट की ओर भागूंगा जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसमें 4th पॉइंट आप ये डाल लो, 4th पॉइंट आप ये डाल लो बच्चों, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन से भी हम देखेंगे, धीरे धीरे मैं इस पॉइंट्स को बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है, इस पॉइंट्स को देखते ही जाना धीरे धीरे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल, काफी अच्छा काफी सुंदर, देख लेते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एक और यहां पर मैंने ले लिया SOCl2 और मैंने ले लिया SO2Cl2। अब इन दोनों में बॉन्ड एंगल पूछा, काफी इजी है, आप लोग कैसे निकाल सकते हो, हाइड्रोजन तो नहीं है ना, तो उसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, 6 प्लस 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8, जल्दी बताओ कितना होगा बच्चों, 6 प्लस 6 12 प्लस 14
12 प्लस 14 इक्वल टू क्या होगा, 12 प्लस 14 आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 12 प्लस 14 हो जाएगा आपका 26 डिवाइडेड बाई 8। तो यहां पर 3 से डिवाइड हो जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर 3 और 1, स्टेरिक नंबर कितना हो गया 4, स्टेरिक नंबर कितना हो गया 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 स्टेरिक नंबर, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक काफी क्लियर है, काफी इजी फंडा है, काफी सिंपल है, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अब इसका देख लेते हैं कंसेप्ट हम। इसमें क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 8, तो यहां पर 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8, तो यहां पर क्या होगा 6 प्लस ये 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 26 प्लस 6 कितना आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 8, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 4 और 0 रिमाइंडर बचा, 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो फिर भी आपका 4 और 0 ही होगा, ठीक है। 0 का मतलब 0 लोन पेयर और 4 का मतलब ये आपका बॉन्ड पेयर, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा और काफी सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब इसका स्टेरिक नंबर टोटल कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया 4। यहां से आपको हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट करना सीख जाओगे आप लोग, कोशिश प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। 4 आ गया, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, सिंपल बात है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम सिमिलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ टर्मिनल एटम आल्सो सिमिलर। नाउ हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, केवल और केवल VSEPR। अब देखो यहां पर एक लोन पेयर है, यहां पर 0 लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, तो मतलब दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसका होगा। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, और इसमें बनाना चाहूं तो ऐसा बनेगा, ठीक है। काफी इजी था बच्चों, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आप लोगों को, काफी सिंपल था। अभी हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपको और भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखते हैं एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ताकि आपकी कंसेप्ट में कोई कमी ना रह जाए, बस कंसेप्ट में आप लोगों के कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, यहां पर एग्जांपल NO2 प्लस और मैं बात करता हूं NO2 NO3 माइनस, ठीक है, NO3 माइनस और मैं बात करता हूं NO2 माइनस। अब मुझे इन सब में अरेंज करना है, बॉन्ड एंगल को अरेंज करना है, बॉन्ड एंगल और ऑर्डर को। ये काफी अच्छा था, सब में चार्ज आ गया। अब इसको काफी समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो समझने के लिए हम ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही इजीली हम इसको करेंगे सोल्व। देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। NO2 प्लस का जब मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो निकालू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8, तो यहां पर कितना है 5 प्लस यहां पर ऑक्सीजन कितने, यहां पर ऑक्सीजन कितने बच्चों 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का मतलब यहां पर 2 इंटू 6 में डायरेक्टली लिख रहा हूं 2l इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 6 होगा, 1 ऑक्सीजन में 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितने 12, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो इसका 12 हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, यहां पर -1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज डिवाइड बाई 8। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा 16/8, मतलब 2 आगे 0 रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, इसका हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते बच्चों, वो आपको मैंने बताया हुआ है। यहां पर कितना आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 8, क्या आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 8, जो कि आपके पॉइंट में फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। तो अभी हम इसका नहीं निकाल सकते हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसका कैसे निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना होगा 5 प्लस 3 और 6, तो यहां पर 18, ठीक है, निकाल लिया।
अब इस पर माइनस चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया, एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8, 18 प्लस 6, 5 और 1 कितना 6, तो 18 प्लस 6 बोल सकता हूं, 18 प्लस 6 बोला तो यहां पर कितना है 24 डिवाइडेड बाई 8, मतलब 3 और 0, तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई यहां पर 5 के बाद यहां पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहां पर ऑक्सीजन का 2 है और यहां पर +1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8, तो यहां पर 12 वो और यहां पर कितना हो जाएगा 6, यहां पर सॉरी यहां पर आपका कितना हो जाएगा 12 और 6 18 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 और रिमाइंडर 2 बचेगा, 2/2, मतलब रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करना होता है, 2 और 1 टोटल सम करेंगे तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया 3, स्टेरिक नंबर 3 का मतलब sp2, और ये भी आपका वैसे sp2 ही होता है, ठीक है, sp2 ही होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है ओड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ओड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में मैं आपको स्ट्रक्चर से ही बताऊंगा, बात को ध्यान से समझना। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, काफी इजी है, काफी इजी है। देखो इस तरीके से ये sp2, ये sp2, ये sp, अब जैसे ही आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो आपका sp वाले का होगा, मतलब इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, सबसे ज्यादा तो इसका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि यहां पर NO2 का स्ट्रक्चर, NO2 का स्ट्रक्चर मैं आपके लिए बनाता हूं बच्चों, उसको समझना। यहां पर NO2 प्लस का बना देता हूं पहले, तो ये मैंने बना दिया NO2 प्लस का, ठीक है, ये हो जाएगा NO2 प्लस का स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का N, ये इस तरीके से यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है, बात क्लियर है। इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा NO3 माइनस NO3 माइनस, ये इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसमें क्या होगा NO2, अब यहां पर माइनस चार्ज, NO2 माइनस चार्ज, तो इसके पास एक लोन पेयर रहेगा। अब देख सकते हो बच्चों, आप अब देख सकते हो सबका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। आप ऐसे काउंट कर लो ना, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहां पर आपका 1 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए, 1 2 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, एक और इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। इसका तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन था, इसीलिए यह आपका सबसे ज्यादा था, ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल आपका सबसे ज्यादा था, क्यों, क्योंकि इसका sp हाइब्रिडाइजेशन था। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका आएगा फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट के बाद यहां पर sp। अब तीनों क्या है, तीनों आपके sp2 है। देखो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन समझो पहले आप, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हम समझेंगे कि sp2 में सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल होगा इन तीनों में से किसका होगा, जिसमें लोन पेयर नहीं होगा, जिसमें आपका लोन पेयर नहीं होगा। लोन पेयर कौन से स्ट्रक्चर में नहीं है, थर्ड वाले में, तो इसके बाद जो ये होगा इसका बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में बात कर रहा हूं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लगा रहा है रिपल्सिव फोर्स। अब आप समझ सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो वो आपको ज्यादा लगाएंगे, तो ये आपका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा और ये किससे ज्यादा हो जाएगा, तो इन दोनों में से सेकंड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपका सेकंड का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फोर्थ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, 1-2 बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आएंगे। हम अब वो एक और कोई क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं ताकि आपको और भी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट, एक और क्वेश्चन। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं POCl3 और PCl3, देखो अब मैं बात करता हूं यहां पर POCl3 और PCl3, तो देख लेते बच्चों। देखो बॉन्ड एंगल तभी हम कैलकुलेट करेंगे जब हमारी ज्योमेट्री सिमिलर हो। ये सारे रूल हम कब लगाएंगे, जब हमारी ज्योमेट्री सिमिलर हो, मतलब हाइब्रिडाइजेशन अगर सिमिलर हो। देखो इन तीनों रूल का एक खास बात बता देता हूं बच्चों में, ये तीनों रूल हम कब लगाएंगे, ये तीनों रूल हम जब लगाएंगे जब हमारे हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर हो।
हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर हो। अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर नहीं हुआ तो हम ये तीनों रूल नहीं लगाएंगे। पहले तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमेशा हमको चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन चेक किया, देन आफ्टर ये सारे रूल लगाएंगे। ठीक है, ये सारे रूल लगाएंगे, काफी इजी है। देखो एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। POCl3 और ये आपका PCl3। अब मैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन फिर से कैलकुलेट करता हूं। फिर से मैं यहां पर क्या कैलकुलेट करता हूं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। इसका 5, ऑक्सीजन का 6, 3 क्लोरीन का 7। ठीक है, 21, 21 प्लस 5 26, 26 प्लस 6 व्हाट 32। तो 32। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं किससे डिवाइड करता हूं, 8 से। तो 32 डिवाइडेड बाई 8 तो कितना आएगा, 4 और 0। और स्टेरिक नंबर आपका कितना आ गया बच्चों, 4 प्लस 0 मतलब 4 का मतलब sp3, हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर। क्लियर। अब इस पे चलते हैं बच्चों, काफी इजी है। अब देखो इसका भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, डिवाइडेड बाई 8 कर दो। ठीक है, यहां पर कितना होगा 5 और यहां पर 3 क्लोरीन है। 3 क्लोरीन के लिए आपका क्या होगा बच्चों, समझो 3 क्लोरीन के यहां पर 7, 21 प्लस 5 व्हाट 21 प्लस 5 आपका 26 डिवाइडेड बाई 8, 26 डिवाइडेड बाई 8 तो कितने ये जाएगा बच्चों, ये आपका 3 टाइम जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। और रिमाइंडर को डिवाइड बाई 2 करना होता है, ये तो मैंने आपको बताया था। तो यहां पर 3 और 1 स्टेरिक नंबर इक्वल टू व्हाट, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। स्टेरिक नंबर अब हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। 4 स्टेरिक नंबर के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, sp3। यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर। अब समझो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर आ गया है तो इसका मतलब ये तीनों कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक एक करके ये तीनों कॉन्सेप्ट को हम अब अप्लाई करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तीनों कॉन्सेप्ट को हम अब अप्लाई करेंगे, समझना बात को ध्यान से। तो यहां पर ये तीनों कॉन्सेप्ट को जब मैं अप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहां पर लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर नहीं है। तो POCl3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा और PS3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। बात क्लियर है, यहां पर लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर अगर होगा तो बॉन्ड एंगल आपका घटेगा, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा बच्चों, इसका। ठीक है, ये तो मैंने आपको हमेशा बताया कि लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। देखो ठीक है, तो इस तरीके से हम बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन को डील करेंगे धीरे धीरे आराम से, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग मतलब पीछे से बॉन्डिंग, मतलब फिर से बॉन्डिंग करेगा, मतलब उल्टा बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो बैक बॉन्डिंग को समझने के लिए मैं आज आपको केवल और केवल बैक बॉन्डिंग को समझाऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, फिर मैं आपको इसके बारे में, थियरी के बारे में कल मैं बताऊंगा। आज मैं केवल और केवल आपको आइडेंटिफाई कराना सिखाऊंगा कि बैक बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग क्या होता है, इसकी थियरी मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। तो अभी हम समझते हैं बैक बॉन्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा क्या, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग को समझते हैं। क्या होता है बच्चों आप लोगों का बैक बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, समझने वाली बात है। तो बैक बॉन्डिंग आप लोगों का यहां पर होगा एक्चुअली में, समझना, एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एक एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक एटम के पास वो वैकेंट और ऑर्बिटल। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, समझना ध्यान से। एग्जांपल प्लस वो आइडेंटिफिकेशन करना बताऊंगा मैं। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। हर फ्लोरीन के पास आपका लोन पेयर होगा या नहीं होगा? हर फ्लोरीन के पास आपका लोन पेयर होगा। ठीक है, अब बोरोन के केस में बात करेंगे। तो बोरोन के केस में बात करते बच्चों ध्यान से। बोरोन का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब इसने 3 बॉन्ड बनाए तो 3 आपके अनपेयर हो गए होंगे। इसने जब आपके तीन बॉन्ड बनाए तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर हुए होंगे। तो ये तो आपका ग्राउंड स्टेट का बनाया मैंने। कौन से स्टेट का बनाया बच्चों? ग्राउंड स्टेट का। अब मैं यहां पर एक्साइटेड स्टेट का बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं एक्साइटेड स्टेट का जब मैं यहां पर बनाऊंगा तो यहां पर ये वाला यहां चला जाएगा। तो इसका मतलब ये एक
ये आपका इस तरीके से 3 हो गए। अब यहां पर तो 3 तो फ्लोरीन आपके पार्टिसिपेट कर गए कि नहीं कर गए? ये 3 फ्लोरीन आपके इस तरीके से जुड़ गए, ठीक है। यहां तक आपको आता होगा क्योंकि ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन में भी बताया था, ये तीनों ऑर्बिटल आपके हाइब्रिड हो गए होंगे, ठीक है। नाउ क्या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है? हाँ, इसकी देखो ये तीनों तो आपका हाइब्रिडाइजेशन में चले गए होंगे और 3 sp3 बना लिए होंगे, तीन आपके sp2 ऑर्बिटल, 3 आपके sp2 ऑर्बिटल बना लिए होंगे, जिससे फ्लोरीन आपका ओवरलैप होकर स्ट्रक्चर बना लेगा। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर आपका रिमेनिंग क्या बचा है? यहां पर आपका रिमेनिंग ये वाला ऑर्बिटल बचा है, ये आपका क्या है बच्चों? वैकेंट p ऑर्बिटल। ये आपका क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल। ये वाला ऑर्बिटल है आपका रिमेनिंग बचा है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों? आपका वैकेंट p ऑर्बिटल। और ये आपका प्योर है, प्योर p ऑर्बिटल है, जिसने आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है वो मैंने ऐसे बना दिया। अब क्या होगा कि फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, मतलब फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, और उसके बगल वाले मॉलिक्यूल के पास, मतलब जस्ट नियरेस्ट एटम के पास क्या है बच्चों? वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, और लोन पेयर के डोनेशन की इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। लोन पेयर का आपका डोनेशन विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड व्हाट? बैक बॉन्डिंग, ठीक है। ये आपको समझ में आया? एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो एग्जांपल मैं लेता हूं बच्चों, यहां पर n यहां पर NCl3 में बनाता हूं, देखते यहां पर, ठीक है। NCl3 का मैंने बता दिया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब क्या क्लोरीन के पास है वैकेंट p ऑर्बिटल? ये हमको पता लगाना है। तो देख सकते हो कि क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 2p6 3s2 3p5, ठीक है। अब क्लोरीन के पास 3d भी तो होगा, क्लोरीन के पास क्या होगा बच्चों? 3d ऑर्बिटल भी तो होगा। 3 का तो d भी होता है, 3 का तो आपका क्या होता है बच्चों? d भी होता है। तो d तो पूरा खाली ही है, d ऑर्बिटल इसका क्या है बच्चों? पूरा खाली है। मतलब d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। तो d ऑर्बिटल, मतलब अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के लिए जाऊंगा तो 3 के लिए आपका क्या होगा? d ऑर्बिटल खाली होगा। जब 3 में आपका d ऑर्बिटल खाली है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? क्लोरीन में आपका वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है? क्लोरीन में यहां पर आपका वैकेंट d ऑर्बिटल है, और लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देगा। तो इस तरीके से यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग। बात समझना, एक के पास लोन पेयर हो, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल, यहां पर भी आपका क्या हुआ? बैक बॉन्डिंग। तो ये तो एग्जांपल आपको समझ में आ रहे होंगे, काफी अच्छे काफी सिंपल एग्जांपल है। अभी मैं 1-2 एग्जांपल और लूंगा बैक बॉन्डिंग के, ताकि आपको और समझ में आ जाए, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ध्यान से समझना, मैं आपको एक बताता हूं यहां पर। अब देखो यहां पर अगला एग्जांपल, NCH3 और ये लोन पेयर, ठीक है। अब देखो हमारे पास नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास यहां पर क्या है बच्चों? लोन पेयर है, ये तो हमको पता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो क्या कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? पहले मुझको पता लगाना है। तो कार्बन का 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब कार्बन का तो यहां पर 4 बॉन्ड बना चुका है ना 3 हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन का इस तरीके से कंप्लीटली है आपका। कार्बन का यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आप कैलकुलेट कर सकते हो, 4 बॉन्ड पेयर बनाएगा तो sp3 है, ठीक है। जब इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊंगा तो यहां पर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और इसमें से 3 तो आपका हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा कार्बन का, और 1 नाइट्रोजन के साथ। क्या यहां पर कोई भी, अब देखो 2 का d होता है, 2 में तो d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के लिए कोई भी आपका d ऑर्बिटल नहीं होता। d आपका कहां से स्टार्ट होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से। तो यहां पर d ऑर्बिटल नहीं होगा, यहां पर आपका d ऑर्बिटल कतई नहीं होगा, ठीक है। d ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये तो d ऑर्बिटल नहीं है। अब ये बताओ क्या इसके अलावा यहां पर खाली है? नहीं है खाली।
तो यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी, यहां पर बैक बॉन्डिंग आपकी नहीं होगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है, काफी सिंपल है। अगर मैं इसी की तरह एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो एन SiH3, ठीक है, इसके पास तो लोन पेयर होगा, वो मुझे कंफर्म पता है। लेकिन सिलिकॉन आपका थर्ड पीरियड का वो मॉलिक्यूल है। अब आप समझ सकते हो बच्चों कि सिलिकॉन आपका जब थर्ड पीरियड का मॉलिक्यूल है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका डी भी होगा, जो कि डी ऑर्बिटल क्या होगा, वैकेंट होगा। चाहे मैं इसको इस तरीके से क्यों ना लिख दूं, यहां पर डी ऑर्बिटल पूरा खाली होगा ना। अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में भी ले जाके इस तरीके से लिख दूं तो यहां पर तो ये तो इस तरीके से 4 आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा। देखो मैं बनाता हूं, ये आपके एक्साइटेड स्टेट में जाके इस तरीके से कर लेगा, ये आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में जाके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा। यहां पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए इसने, 3 4 सॉरी, यहां पर आपके इसने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 नाइट्रोजन के साथ। लेकिन इसका पूरा का पूरा डी खाली है। डी खाली होने की वजह से यहां पर क्या होगा, यहां पर डी ऑर्बिटल वैकेंट होगा और डी ऑर्बिटल वैकेंट होने की वजह से ये लोन पेयर इसको दे पाएगा। अब जब लोन पेयर इसको दे पाएगा तो यहां पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। यहां पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। ठीक है, यहां पर क्या होने की प्रोबेबिलिटी है बच्चों, बैक बॉन्डिंग। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी आपकी, बैक बॉन्डिंग आपकी हो जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि बैक बॉन्डिंग कब होती है कब नहीं होती है, बैक बॉन्डिंग कब होती है कब नहीं होती है, इस चीजों को हमको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखो यहां पर SiHHHOH, ठीक है, और यहां पर मैंने लिया HCHHOH। अब आप पहले एग्जांपल की तरह ही समझ सकते हो कि सल्फर के पास, अब देखो यहां पर क्या है, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहां पर भी आपका क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर पीछे आ सकता है, मतलब बैक बॉन्डिंग कर सकता है। क्या यहां पर क्या फास्फोरस का होगा, फास्फोरस में बैक बॉन्डिंग होगी, फास्फोरस नहीं, कार्बन। क्या यहां पर कार्बन में वैकेंट डी या वैकेंट पी ऑर्बिटल, दोनों में से कोई भी ऑर्बिटल है? नहीं है। यहां पर ना तो वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना वैकेंट डी ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो यहां पर आपके बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। जबकि यहां पर क्या हो सकती है बच्चों, आपके बैक बॉन्डिंग हो सकती है, यहां पर आपके बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों? किस तरीके से आप लोगों का बैक बॉन्डिंग होता है बच्चों, ये मैंने आपको अभी लेक्चर में आपको मैंने अच्छे से बताया है कि बैक बॉन्डिंग हम लोग किस तरीके से जस्टिफाई करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको बैक बॉन्डिंग को अच्छे से समझ लिया तो आप लोगों का 100% कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग आपके काफी वास्ट है। ठीक है, अभी तो बस मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि बैक बॉन्डिंग कब होगा कब नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, हर जगह का इंट्रोडक्शन मैंने बताया है। ठीक है, तो आप लोगों को बस एक बात ध्यान रखनी है बैक बॉन्डिंग में कि अगर आपका एक लोन पेयर, देखो एक लोन पेयर और नियरेस्ट एटम पे मतलब बगल वाले एटम पे आपका वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। अगर आपका वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। जैसे देख लो, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल आपका इसके लिए क्या मतलब कंपलसरी पार्ट क्या है कि नियरेस्ट एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर उसके एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर, मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट एडजेसेंट एटम। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल आपके एडजेसेंट एटम पे प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपका बैक बॉन्डिंग होगा। अब मैं इसना बैक बॉन्डिंग पे जोर क्यों दे रहा है बच्चों, सुन लेना। बैक बॉन्डिंग आपके ऑर्गेनिक को भी, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफी आएगा। ठीक है, आपका
हर चीज में, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा, एसिडिक कैरेक्टर निकालने में भी आएगा, बेसिक कैरेक्टर निकालने में भी आएगा, यहां तक कि आपका बॉन्ड ऑर्डर में भी इफेक्ट करेगा, बॉन्ड एंगल में भी इफेक्ट करेगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर में भी इफेक्ट करेगा, बॉन्ड एंगल में भी इफेक्ट करेगा, और साथ साथ आपके काफी हर जगह मतलब इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन घुमाना होगा तो वो इसी से घुमाएगा, वो कहीं और से क्वेश्चन नहीं घुमाएगा, वो यहीं से क्वेश्चन घुमाएगा। तो हमेशा हर मॉलिक्यूल में अब हमको बैक बॉन्डिंग को एनालिसिस करके चलना है, बैक बॉन्डिंग को एनालिसिस करके चलना है, ठीक है। आपको जितने भी मैंने बॉन्ड एंगल के एग्जांपल बताए पहले, वो तो ठीक है, वो तो आपको आगे होंगे, लेकिन अब आपको बैक बॉन्डिंग को कंसीडर करके चलना है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो 100% आई एम श्योर कि आप लोग इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को बैक बॉन्डिंग का सारे कंसेप्ट को पूछ लेना है। और अगर आपको फिर भी किसी भी टाइप का डाउट होता है बच्चों, तो आप लोग मुझे पूछो, आप लोग जितना पूछोगे उतना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहां तक आज का कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।